बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसका पार्ट वन आज हम देख रहे हैं। आपने इससे पहले जो है सैलरी हेड देखा, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी हेड देखा हमने, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन देखा, डेप्रिसिएशन देखा, और अब हम देख रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके बाद अदर सोर्सेज, ये इसके टोटल हेड्स होंगे, और उसके बाद में जो है टोटल इनकम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे, डिडक्शंस देखेंगे, और इस तरह से टोटल इनकम की गणना होगी, फिर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ये अपना कोर्स का सिलेबस है आपका। तो आपको इंडिविजुअल देखना होगा, फर्म देखना होगा, और एचयूएफ कंपनी आपके कोर्स में नहीं है। इंडिविजुअल का टैक्स देख रहे हैं हम, तो उसके लिए सारे जो हेड्स अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 5 हेड्स पढ़ रहे हैं। सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ये 5 हेड्स जो हैं ये इंडिविजुअल के लिए भी होंगे, और फर्म में सैलरी हेड नहीं होगा, और इसके बाद में एचयूएफ के लिए जो है भी सैलरी हेड नहीं होगा, और बाकी हेड्स होंगे। तो ये जो है इनकम्स करके टोटल इनकम जो है इसकी किसी की भी शामिल की जाएगी। तो कैपिटल गेन जो है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये भी एक स्पेसिफिक हेड्स है। जैसे कि हमने अभी तक स्पेसिफिक हेड्स पढ़े हैं, सैलरी हेड, उसमें केवल सैलरी की इनकम जाती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद में हमने बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी देखा, जिसमें आपका मकान है आपके पास में है, उसको किराए पर आपने दिया है, तो उसकी इनकम की गणना की जाती है। और उसके बाद में बिजनेस साइड हमने देखा, प्रोफेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास में मकान है, आपके पास में आपका बिजनेस है, तो उसका नेट प्रॉफिट, और अगर आपके पास में प्रोफेशन है कोई, आप लॉयर हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, तो आपकी जो है उसकी प्रोफेशन की इनकम ली जाती है। तो उसमें अलाउड और डिसअलाउड का बहुत महत्व था, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खर्चे अलाउड कर देंगे, यानी बिजनेसमैन तो चाहता है अलाउड करना, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है हमारे जो रूल्स हैं वो बहुत लिबरल है, उसमें सारे खर्चे करीब करीब अलाउड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स वाले अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही अलाउड और डिसअलाउड करेंगे। डेप्रिसिएशन को भी उनके नियम के हिसाब से देखा आपने। अब हम कैपिटल गेन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। कैपिटल गेन का मतलब है कि अभी तक जो सारी एसेट्स जो अपने 4 ली, उनमें जो नहीं आ रहा है, पहली बात तो ये 3 हेड्स में जो नहीं आ रहा है वो आएगा यहाँ पे, यानी सैलरी की इनकम नहीं आएगी, वो अपने घर में रहेगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का अलग घर है, बिजनेस और प्रोफेशन का अपना घर है, उसकी इनकम वही रहेगी, और कैपिटल गेन का ये अपना अलग से घर है, उसकी इनकम इसी हेड में रहेगी। यानी कैपिटल गेन का मतलब है कि किसी भी प्रकार की कैपिटल एसेट्स को अगर आपने जो है ट्रांसफर किया है, सेल किया है, ठीक है, ट्रांसफर करने पर उसका जो भी डिफरेंस आता है, यानी आपकी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये डिफरेंस जो होगा ये आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। अब ये कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं बच्चों, शॉर्ट टर्म और कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो अब ये जो शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, इसको देखेंगे एक तो हम, और दूसरा कैपिटल एसेट क्या होती है, क्योंकि कैपिटल एसेट को सेल करने पर ही कैपिटल गेन क्रिएट होगा। अब कैपिटल एसेट अपनी डेफिनेशन आपको जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आपको आदत पड़ चुकी होगी कि इनकम टैक्स की अपनी एक पहचान है, उस वो अपनी बताएगा कि आपको ये ऐसे करना है तो वैसे ही चलना है, उसमें इफ एंड बट्स नहीं है। तो यहाँ पर भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इसने अपनी दी है इनकम टैक्स ने, उसको आपको एज इट इज़ बच्चों एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में ये कहा गया कि इनको छोड़ दीजिए, दैट मीन्स बाकी सबको आपको मानना है। अब क्या छोड़ देना है आपको, ज्वेलरी को छोड़ देना है, ड्राइंग्स कोई आ रहा है, पेंटिंग्स है आपके पास में कोई, इनको एसेट कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसी तरह से बिजनेस और प्रोफेशन की आपकी कोई इनकम जो कि वहाँ आप टैक्सेबल कर चुके हो, स्टॉक हो सकता है, माल आपका, रेडी गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, एक इनकम एक ही जगह इंक्लूड होगी, एक ही जगह टैक्सेबल होगी, 2 जगह नहीं आ सकती, तो उसको यहाँ पर आप नहीं लाएंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको भी अपन टैक्स फ्री करते हैं। तो ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चर इनकम जिससे मिल रही है, ये लैंड विच इज़ नॉट अर्बन लैंड को अपन यहाँ ले लेंगे, लेकिन जो अर्बन नहीं है उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, यानी गांव की आपकी कोई लैंड है तो उसको नहीं लेंगे। एंड इट इज़ आउटसाइड ऑफ 8 किलोमीटर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटी, है ना। म्यूनिसिपलिटी के जो है 8 किलोमीटर के एरिया से बाहर कोई एरिया है तो उसको जो है लैंड को नहीं दिया जाएगा। वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000 क्वालिफाइंग टू एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पर पॉपुलेशन 10,000 से कम की है उसको अपन इसमें एग्रीकल्चर लैंड मानते हैं, और यहाँ पर उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रही कैपिटल एसेट की पहचान। अब इसके बाद में कैपिटल एसेट्स जो हुए वो आपकी 2 तरह की हो गई, एक तो होगी शॉर्ट टर्म और दूसरी हो जाएंगी लॉन्ग टर्म, उन्हीं पे गेन क्रिएट होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बच्चों इसमें बहुत चेंजेस हुए, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी किस तरह से चेंजेस हुए मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए पहले बच्चों ये रूल था कि इसमें कि 36 मंथ्स, बहुत सिंपल रूल था कि 36 मंथ्स आपको लेने हैं इसके शॉर्ट टर्म के लिए। 36 मंथ से कम आपके पास में आपने हेल्ड किया उसको, यानी आपके पास वो प्रॉपर्टी रही है, जो संपत्ति का स्वामी है उसी पर टैक्स लगता है। तो जो उसका स्वामी है उसके ऑनर के पास वो संपत्ति 36 महीने से कम रही है तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात ये थी, और इसमें दूसरा जो शेयर्स और इक्विटी शेयर्स है उनके लिए 36 महीने की जगह पीरियड था 12 महीने का,
ये तो मैं था वर्ड लगा रही हूँ, ये पहले था, है ना। अब ये सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, आपकी यूनिट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड एसेट्स हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। इनके लिए 12 महीने का पीरियड था और उसके लिए बाकी एसेट्स के लिए 36 महीने था। लेकिन फिर 17-18 से क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया और ये होल्डिंग का पीरियड जो था ये 24 महीने कर दिया गया। जहाँ 36 था ना उसकी जगह 24 कर दिया गया, ठीक है। और इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर ऑफ कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2018-19 में क्या किया गया, इसमें कर दिया गया होल्डिंग का पीरियड 24 महीने तो रहा ही 36 महीने की जगह पे, और साथ साथ ये जो पहले सिर्फ उसके लिए था, तो अब यहाँ पे इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इन सब के लिए जो इसको इस पीरियड को ले लिया गया। तो ये वाला डिफरेंस इसमें रहा। तो यही लॉन्ग टर्म एसेट में रहेगा, जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। 36 महीने से ज़्यादा है या 12 महीने से ज़्यादा है तो उसको जो है लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा, ठीक है। Stocks and units of equity diversified mutual funds qualify for long term gain if held for more than 1 year। 12 महीने से ज़्यादा पीरियड की रहे तो उनको जो है अपने लॉन्ग टर्म में ले लेंगे। ये इस तरह से इसके जो रूल्स थे इसको हमने क्लियर किया। इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे से आपको समझ में आएगा। मिस्टर कुमार एक सैलरीड पर्सन है, उनका अप्रैल 2011 में जो इन्होंने एक लैंड परचेज करी और उसको उन्होंने सेल कब किया, 2019 में। तो अब ये पीरियड कितना हो गया बच्चों, 2011 से 2019, 36 मंथ से ज़्यादा भी हो गया। और लेकिन अभी आज के रूल्स में अपन इसको मानते हैं 24 मंथ्स। 24 मंथ से इसका पीरियड ज़्यादा हो गया होल्डिंग पीरियड, तो इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। अब ये आपका पूछेंगे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई एग्जाम्पशंस नहीं है और लॉन्ग टर्म में कुछ एग्जाम्पशंस मिलते हैं 54E के, तो इसलिए हम उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे। और ऐसे मिस्टर राज इज सैलरीड एम्प्लॉयड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, ही परचेज ए पीस ऑफ लैंड एंड सोल्ड इन द सेम इन 2019। 18 में खरीदी और 19 में बेची है। तो और 18 के बाद में उसको 19 में सेल कर दिया, तो ये कितना पीरियड हुआ उसका, अप्रैल से गिनिए, अप्रैल से अप्रैल, ये रहा अप्रैल 18 से अप्रैल 19 तक का पीरियड रहा। और इस तरह से जिसका पीरियड है ये, इन दिस केस लैंड इज ए कैपिटल एसेट, ही परचेज लैंड इन अप्रैल 2018 एंड सोल्ड इन दिसंबर 19, है ना। आफ्टर होल्डिंग इट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 24 मंथ्स है, 24 मंथ से कम इसको हुए हैं, क्योंकि अप्रैल 18 से 24 मंथ कब होते, 18 से 19, 19 से 20 में होते हैं, है ना। 18 से अप्रैल 19 तक होते आपके 12 महीने और अप्रैल 20 तक होते हैं आपके ये। लेकिन इसने इसको दिसंबर 19 में सेल कर दिया, तो ये है इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। धन्यवाद।